ये जो रचनाएं लिखते थे उनकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ बहुत खास बातें थी। बात करें इनकी जो भी रचनाएं हैं उसकी भाषा शैली कैसी थी, तो हमारे जो शेखर जोशी जी थे वो बहुत गलता लोहा में जब आप देखेंगे तो ये शेखर जोशी जी की क्या है, एक प्रसिद्ध कहानी है। जो कहानी की जब शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कहां से होती है। गलता लोहा शीर्षक कहानी के अंत में किस सामाजिक बुराई के टूटने का संकेत देता है। हेलो बच्चा लोग मेरे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपकी गरिमा मैम, और आज हम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है शेखर जोशी जी का गलता लोहा। आज हम इस पाठ से संबंधित जितनी भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं शेखर जोशी जी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अगर बच्चे मैं इनके जन्म की बात करूं ना, तो इनका जन्म 10 सितंबर 1932 ईस्वी को अल्मोड़ा उत्तराखंड में होता है। अगर भाई जन्म हुआ है तो निधन भी होना तय है, और इनका निधन 4 अक्टूबर 2022 में होता है। इनके बारे में कहा गया है कि जो हमारे शेखर जोशी जी हैं वो हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के एक बहुत प्रमुख लेखक माने जाते हैं। रचनाओं की बात करूं तो कोशी का घटवार, दाज्यू, हलवाहा और साथ के लोग, ये हमारे शेखर जोशी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं लिखते थे उनकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ बहुत खास बातें थी। इनके बारे में कहा गया है कि इनकी जो भी कहानियां होती थी ना, उसमें आपको ग्रामीण जीवन और समाज के जो मेहनत करने वाले वर्ग हैं और जो हमारे समाज में जातिगत समस्या है, जाति को लेकर जो भेदभाव है, उसका बहुत सजीव चित्रण मिलता है। यानी उसका वो जीता जागता आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो भी रचनाएं हैं उसकी भाषा शैली कैसी थी, तो हमारे जो शेखर जोशी जी थे वो बहुत सरल भाषा, सहज भाषा और जो हम लोगों की आम बोलचाल की खड़ी बोली है उसी का ये प्रयोग करते थे। लेकिन जब आप देखेंगे तो इनकी रचनाओं में आपको तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ स्थानीय जो पहाड़ी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी रचनाओं में जिस शैली का प्रयोग करते थे वो वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली का प्रयोग करते थे। और अगर हम साहित्य में इनके स्थान की बात करें तो शेखर जोशी जी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्तंभ हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के जो शोषित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी समस्याओं को पूरी ईमानदारी के साथ क्या किया है, उठाया है। अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ, गलता लोहा, जिसके लेखक कौन है, शेखर जोशी जी हैं। गलता लोहा में जब आप देखेंगे तो ये शेखर जोशी जी की क्या है, एक प्रसिद्ध कहानी है जो समाज में जो जाति पाति है, जाति पाति का जो भेद है, श्रम का जो महत्व है, उसको दर्शाती है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो है एक मेधावी छात्र है मोहन, और एक लोहार जाति का दोस्त उसका है धनराम, उसकी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब ये कहानी हमें योग्यता और मेहनत जो होती है वो जाति के ऊपर होती है, ये चीज देखने को आपको इसमें मिलेगा। इसमें जो ये शीर्षक दिया गया है उसका क्या मतलब है, तो इस कहानी में शीर्षक गलता लोहा समाज में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा के कड़े नियमों और झूठे अभिमान को पिघलाने का क्या है, प्रतीक है। कहा गया है कि जिस प्रकार भट्ठी में तपकर जो लोहा होता है वो अपना पुराना कड़ा रूप छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार जब आपके सामने विपरीत परिस्थिति होगा, ठीक है, जब मोहन के सामने विपरीत परिस्थिति आई तो मोहन के अंदर जो जाति को लेकर एक झूठा अहंकार था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसका जो सच्चा मेहनत होता है वो उभर कर क्या होता है, सामने आता है। कहानी के अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो आपको इस कहानी में मोहन दिखाई देंगे जो कि एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे ये। अगर हम बात करें धनराम की तो धनराम कौन थे, मोहन के दोस्त थे और वो एक लोहार थे। वंशीधर मोहन के वृद्ध पिताजी थे
जो कि पुरोहित का काम करते थे। रमेश ये लखनऊ रहने वाले थे, जो कि कौन थे, मोहन के दूर के रिश्तेदार थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जो कि बच्चों को स्कूल में कड़क और जातिवाद को लेकर एक मानसिकता वाले क्या थे, ये शिक्षक थे। तो ये कुछ मुख्य पात्र थे इस पात्र में। और ये जो आपका कहानी है गलता लोहा, ये हमें क्या संदेश देती है, ये हमें संदेश देती है कि योग्यता और मेहनत ही इंसान की असली पहचान होती है, ना कि उसकी जो जाति होती है वो उसकी पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। कहानी की जब शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कहां से होती है कि भाई जो मोहन के पिताजी हैं, कौन है मोहन के पिताजी, वंशीधर हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। ठीक है, वो भाई जीवन भर किसका काम, पुरोताही का काम यानी पूजा पाठ का काम करके घर चलाते थे। लेकिन अब उनमें व्रत उपवास और पहाड़ों पर चढ़कर जजमानों के घर जाके पूजा कर पाना उनके लिए अब क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। एक सुबह की बात होती है कि जो वंशीधर हैं, जो मोहन के पिताजी हैं, वो गहरी सांस लेकर कहते हैं कि आज उन्हें कहां, गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहां, किसके यहां, चंद्रदत्त जी के यहां रुद्री पाठ यानी भोले शंकर का पाठ करना है। लेकिन अब क्या करें, वो कहते हैं शरीर जो है वो गवाही नहीं दे रहा है। वो इसलिए ये कहते हैं ताकि मोहन बोले ठीक है पिताजी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूं और मैं इस काम को क्या करता हूं, पूरा करता हूं। लेकिन इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मोहन को पिताजी की लाचारी को समझता है, लेकिन उसे पूजा पाठ का कोई अभ्यास नहीं होता है। जैसे है ना कि हमारे समाज में कि भाई ब्राह्मण का बेटा है तो ये क्या करेगा, ये ब्राह्मण ही होगा, पूजा पाठ ही करेगा। ठीक है, तो वो भाई उनको लगा कि भाई ठीक है हमारा बेटा है, उसके अंदर तो वो सारी चीजें होगी ही। लेकिन मोहन जो है वो पिता की लाचारी को समझ रहा था, लेकिन उसे पूजा पाठ करने का कोई भी अभ्यास नहीं था। इसलिए पिता का बोझ हल्का करने के लिए वो खेत की तरफ निकल पड़ता है, ताकि क्या कर सके कि भाई खेत में वहां कांटेदार बहुत सारी झाड़ियां उगी थी, वो खेत में जाकर उसे काट सके। लेकिन जब वो देखता है कि भाई जो हंसुआ है जिससे उसे घास को काटना था, उसकी धार क्या हो चुकी थी, कुंद हो चुकी थी, यानी अब उस पे धार नहीं था। इसीलिए उसके पैर अपने आप यानी अनायास ही शिल्पकार टोला यानी जो लोहार जात की बस्ती है उधर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब क्या होता है, यहां पे क्या ऐसी घटना घटती है, शिल्पकार टोले में मोहन अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार की दुकान पर पहुंचता है। वहां पर क्या है, उनके बचपन का साथी का घर होता है। कौन है उनके बचपन के साथी, कौन है उनके सहपाठी, तो धनराम है। सामाजिक नियम क्या था उस समय समाज में कि एक ब्राह्मण युवक का लोहार की भट्टी पर बैठना क्या था, मना था। वो जो है लोहार की भट्टी पर नहीं बैठ सकता था। लेकिन जो मोहन था वो इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करता था और उसके बिना ही वहां एक खाली कनस्टर पर होता है, उस पर जाकर वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब भाई जब दोनों दोस्त मिलते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं रहती है कि हमें यहां बैठना है, हमें यहां नहीं बैठना है, हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। वो सारी चीजें वो भूल जाते हैं और दोनों दोस्त क्या करते हैं, अपने स्कूल के दिन अपने शिक्षक मास्टर त्रिलोक सिंह की यादों में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। अब यहां पर वो क्या याद करते हैं, अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। यही अब पिक्चर आपको पूरा यहां पे पता चलेगा कि भाई मोहन था कौन। मोहन पढ़ाई और गायन दोनों में होशियार था, इसीलिए जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उनका वो बहुत चहेता बच्चा था। मास्टर जी उसे स्कूल का मॉनिटर बनाते हैं और कमजोर बच्चों को सजा दिलाने का भी हक किसको था, जो है वो मोहन को था। पहले ऐसे ही होता था कि भाई जो बच्चा सबसे तेज पढ़ने में होता था वो पहली चीज शिक्षक का सबसे फेवरेट बच्चा होता था। और क्या होता था, कोई भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सजा देनी हो तो भाई वो सजा देता था। या यहां तक होता था कि भाई पहले के समय में कि मास्टर जी जिसको सजा पाना है ना
वही जाता था और अपना पसंदीदा दंडक को चुनकर क्या होता था, ले आता था। धनराम के बारे में बात किया जाए तो धनराम पढ़ाई में बेचारे कमजोर थे। एक दिन जब वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाते तो मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर मानसिक चोट करते हुए कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें। अब धनराम का इस बात पर ऐसा असर होता है कि बिना बुरा माने, उसको इस बात का बुरा नहीं लगता है कि मास्टर जी ने उसे इस तरीके से कहा है, ठीक है, वो इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता है और इसे अपनी किस्मत मान लेता है। स्कूल भाई छूट जाता है, स्कूल खत्म होता है। उसके पिताजी गंगाराम उसे हथौड़ा चलाना और सान लगाना सिखा देते हैं और वो पैतृक काम में क्या हो जाता है, लग जाता है, क्योंकि उसी बीच उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और धनराम अब जो है वहां पर क्या होने लगा, बैठने लगा और सारे काम वो करने लगा था। अच्छा, आगे क्या होता है, क्या मोहन आगे पढ़ लिख पाया? जब मोहन की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेता है तो आगे की पढ़ाई के लिए अब गांव में साधन ही नहीं था। अब इनके पिताजी परेशान थे क्योंकि भाई बच्चा उनका पढ़ने में क्या था, बहुत अच्छा था। आगे दूर एक स्कूल में उनका एडमिशन भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से उनके पिताजी अंदर से बहुत डर जाते हैं। अब इस बात को लेकर वो बहुत परेशान होते हैं कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। तभी क्या होता है, गांव में लखनऊ से आया उनका एक दूर का समृद्ध रिश्तेदार रमेश मिलता है, ठीक है। रमेश जी मिलते हैं। रमेश जी उस समय सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएंगे, ठीक है, और अपने बच्चे की तरह उसको वहां पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब वंशीधर को लगता है कि साक्षात भगवान मिल गए। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो पूरे जीवन भगवान का पूजा पाठ किया है वो सफल हो गया, क्योंकि इस समय जब उनको लगा कि अब उनका बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस समय जब कोई ऐसी बात एक पिता से कहे तो भाई उसके पिता के लिए तो भाई उस समय कुछ भी बोल पाना क्या है, मुश्किल है। उसको लगता है सब कुछ उसको मिल गया है जो उसको चाहिए। अच्छा भाई, क्या लखनऊ पहुंचकर मोहन की जिंदगी बदल जाती है या फिर क्या होता है उसके जीवन में? लखनऊ पहुंचता है मोहन की, वहां पे दुनिया बदल जाती है। रमेश के परिवार के लिए वो कोई छात्र नहीं था, बल्कि एक मुफ्त का घरेलू नौकर बन जाता है। सुबह से शाम तक घर और मोहल्ले के काम करने के कारण वो थक जाता है। मतलब सिर्फ वो घर का काम नहीं करता था, वहां पे अड़ोस पड़ोस की जो चाची भाभी भी होती थी वो भी मोहन से कि मोहन ये लेते आओ, मोहन ये कर दो, मोहन वो कर दो, वो सबका काम करते थे। रमेश उसे किसी बड़े स्कूल के बजाय एक साधारण स्कूल में उसका दाखिला दिला देता है। मोहन होशियार होने के बावजूद इस माहौल में कुंठित हो जाता है। जो बच्चा मोहन गांव में क्या था, गांव में एक मेधावी छात्र था, वो शहर आकर वो क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। बाद में रमेश उसे ये कहकर कि आजकल बीए एमए वाले तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका एडमिशन कहां, एक तकनीकी स्कूल में डाल देते हैं, जहां मोहन फैक्ट्रियों के साधारण काम सीखने में क्या हो जाता है, बेचारा मजबूर हो जाता है। और इधर मोहन इस सच्चाई को अपने पिता से कभी नहीं बताया ताकि पिता को कभी उनका भरोसा ना टूटे, क्योंकि पिताजी तो इसी उम्मीद में है ना कि भाई वो यहां पे यही सोच रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो क्या बनेगा, अफसर बनेगा। इसीलिए मोहन ने कभी भी पिताजी को अपने रमेश की सच्चाई नहीं बताई। लेकिन उन्हें बाद में इस सच्चाई से जब वो अवगत होते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत कष्ट होता है कि जो उन्होंने वो सारे सपने देखे होते हैं कि मेरा बेटा ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो सारा सपना एक पिता का टूट जाता है। आगे होता है क्या है कि धनराम जो है वो मोहन के हंसुए की धार तेज कर देता है। काम खत्म होने के बाद भी फिर हम लोग आते हैं फ्लैशबैक से, फिर वहां पे आते हैं रियल में क्या उस समय क्या है। दोनों भाई स्कूल के जो है याद करते हैं स्कूल के दिनों को, फिर मोहन के बारे में सारी बातें होती है। अब क्या होता है कि उनके जो हंसुए की धार कुंद हो चुकी है उसको धनराम ने क्या कर दिया,
तेज कर दिया। काम खत्म होने के बाद भी मोहन वहां से जाने के बजाय धनराम को काम करते हुए देखता रहा। वो जाता नहीं है, वहीं कनस्तर पर बैठा रहता है और धनराम जो काम कर रहा होता है उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। धनराम क्या काम कर रहा होता है? तो धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसे मोड़कर गोलाकार बनाने का क्या कर रहे थे? वो प्रयास कर रहे थे। एक लोहे की मोटी छड़ थी और उसे क्या कर रहे थे? उसको गोल रूप देने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन हर बार क्या होता था? जो लोहा था वो बहुत कड़ा था, इसके कारण सही मोड़ नहीं ले पा रहा था और धनराम बार बार इस चीज में क्या हो जा रहा था? असफल हो जा रहा था। वो उसे एक गोल रूप नहीं दे पा रहा था। मोहन जो था वो काफी देर तक ये देखता रहा, फिर अचानक वह अपना ब्राह्मण होने के संकोच को क्या कर देता है? त्याग देता है। ये मतलब ये था ना, पहले ये डिसाइड कि वहां पे तो लोग जा भी नहीं सकते थे, अगर मान लो जाते भी थे तो जो भी उनका काम होता था वो खड़े खड़े वहीं पे क्या करते थे? उसको बताते थे और वहां से चले जाते थे। अब उस समय उनको पहले संकोच लग रहा था मोहन को कि कैसे वो काम को करे, ठीक है, लेकिन फिर वो अपने संकोच को त्याग देता है। वह दूसरी तरफ से लोहे की छड़ को संभालता है, धनराम के हाथ से हथौड़ा लेता है और उस सधे हुए हाथों से गर्म लोहे पर चोट मारना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। मोहन जो है वो लोहे को दोबारा भट्टी में तपाता है और निहाई पर रखकर, निहाई क्या होता है? जिस पर रखकर जो लोहा होता है जिसको पीटा जाता है उस पर क्या होता है? उस पर रखता है और ऐसे सटीके चोट मारता है कि वो जो कड़ा लोहा था वो एक गोल सुंदर छल्ले में क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये सब धनराम देखता रहता है। धनराम एकदम अवाक रहता है, हैरान होकर मोहन को देखता रहता है। उसे इस बात का आश्चर्य नहीं था कि मोहन ने इतना अच्छा काम किया, बल्कि उसे किस बात का आश्चर्य था? बल्कि वह इस बात से हैरान था कि एक पुरोहित खानदान का लड़का नीची जाति का काम इतनी सहजता के साथ कर रहा है और इसे उसका कोई पछतावा नहीं था। मतलब उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। उसे इसका जो है मोहन को बिल्कुल पछतावा नहीं था कि हमने ये काम किया। और इधर धनराम सोच रहा है कि कैसे एक पुरोहित खानदान का बच्चा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो यह केवल एक लोहा नहीं था, बल्कि क्या है? समाज की जड़ सोच भी क्या हो रही थी? वहां पे पिघल रही थी। यानी हमारे समाज में जो जाति को लेकर विभाजन कर दिया गया है कि नहीं भाई ये काम यही कर सकते हैं, ये काम यही कर सकते हैं, उस चीज को यहां पे दर्शाया गया है कि नहीं भाई कोई भी किसी भी कार्य को कर सकता है। तो यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अब हम चलते हैं इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर लिखने वाले प्रश्न हो। अब एमसीक्यूज में गलता लोहा शीर्षक कहानी के अंत में किस सामाजिक बुराई के टूटने का संकेत देता है? बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और श्रेष्ठता का अहंकार, अंधविश्वास, बेरोजगारी। तो जातिगत भेदभाव और श्रेष्ठता के अहंकार को जो है कहानी के अंत में टूटते देखा गया। रमेश मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए कहां ले गया? तो जो रमेश था वो मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए कहां? लखनऊ ले जाते हैं। तीसरा जो इसका विकल्प है वो इसका सही उत्तर। मास्टर त्रिलोक सिंह किसे स्कूल का सबसे बुद्धिमान लड़का मानते हैं? तो वो मोहन को भविष्यवाणी भी किए होते हैं कि मोहन एक दिन क्या होगा? एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक बहुत बड़ा अफसर होगा, यानी वो अपने जीवन में सफल होगा। तो यहां पे तीसरा जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर। वंशीधर ने मोहन को हसुआ की धार तेज कराने के लिए किसके पास भेजा था? तो किसके पास वो गए थे? वो गए थे धनराम के पास गए थे। दूसरा जो विकल्प होगा वो इसका सही उत्तर होगा। मोहन के पिता वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो क्या करते थे? पुरोहिताई करते थे, यानी पंडिताई का काम करते थे। तीसरा जो विकल्प है वो भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखो इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हर साल अगर आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इन प्रश्नों में से जो मैं अभी आपको प्रश्न करवाने वाली हूं उन प्रश्नों में से आपको प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा। जैसे इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों समझता था?
क्यों नहीं समझता था, तो इसका दो प्रमुख कारण था। पहला था जातिगत हीन भावना। धनराम पिछड़ी जाति से था, बचपन से ही उसके मन में यह बिठा दी गई थी कि ऊंची जाति के मोहन का मुकाबला वह नहीं कर सकता। दूसरा क्या था, मोहन की प्रतिभा। मोहन कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का था और मॉनिटर था। मास्टर त्रिलोक सिंह भी हमेशा कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम मोहन से ईर्ष्या करने के बजाय उसका क्या करता था, सम्मान करता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा और क्यों? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल आप देखेंगे तो आपको इससे संबंधित प्रश्न जरूर मिलेगा। तो जब धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाता, तब मास्टर जी कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें। इसका कारण क्या है, क्योंकि शारीरिक चाबुक यानी डंडे की मार का घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन मास्टर जी के इस व्यंग भरे शब्दों ने धनराम के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। इस जातिगत ताने ने उसके मन पर यह डर बैठा दिया कि वह पढ़ाई के लायक है ही नहीं, इसलिए इसे जबान का चाबुक कहा गया है। अगला है, कहानी के अंत में मोहन की आंखों में एक सृजक की चमक थी। इसका क्या अर्थ है, तो सृजक का अर्थ होता है कुछ नया बनाने वाला, कुछ नया करने वाला। तो जब मोहन ने धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे की छड़ को एक सटीक गोलाकार रूप दिया, तब वह केवल काम नहीं कर रहा था बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी आंखों में ना तो ब्राह्मण होने का अहंकार था और ना ही कोई हीन भावना, वहां केवल उसकी कुशलता की संतुष्टि थी। वह जातिगत दीवारों को तोड़कर एक नया आत्मनिर्भर इंसान बन चुका था। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हर साल अगर आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको इनसे प्रश्न जरूर मिलेगा। तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। मिलते हैं अगली कक्षा में और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच बच्चा, धन्यवाद।